2010 वाला दशक। ऑनलाइन शॉपिंग उस समय ट्रेंड पकड़ रहा था। इस मार्केट के 3 सबसे बड़े प्लेयर थे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील। लेकिन वो एक लाइन आपने सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब टिकेगा वही जिसमें दम ज्यादा होगा। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में वो मजबूती थी, इसलिए दोनों कंपनियां दिन पर दिन पॉपुलर होती गईं। मगर स्नैपडील इस दौड़ में कहीं पिछड़ गई। मार्केट के साथ साथ यूजर्स के फोन से भी स्नैपडील गायब होता गया। कभी यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाली स्नैपडील ऐसे बिछड़ी कि आज भी खुद को बाजार में एस्टेब्लिश करने के लिए पापड़ बेल रही है, क्योंकि टिकेगी वो तभी जब उसके पास स्ट्रेंथ होगी। इसलिए स्नैपडील के जो करंट सीईओ हैं हिमांशु चक्रवर्ती, वो कंपनी में जान फूंकने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसी कड़ी में स्नैपडील ने अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, जिसे शॉर्टकट में भाषिनी कहते हैं, उसके साथ एक समझौता किया है। भाषिनी भारत सरकार की आईटी मिनिस्ट्री का लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। इस समझौते के जरिए स्नैपडील एआई का इस्तेमाल करके अपने यूजर्स को 9 भाषाओं में सुविधाएं देगी। लेकिन यहीं पर मन में सवाल उठता है कि लैंग्वेज फीचर जोड़ के स्नैपडील ऐसा कौन सा तीर चला लेगी कि वो फिर से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को टक्कर दे पाएगी। सवाल ये भी उठता है कि एक कंपनी जो कभी अरबों डॉलर की थी, वो कहीं गुम कैसे हो गई। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। और आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर स्नैपडील ने भाषिनी के साथ ये डील क्यों की है। तो इस समझौते के जरिए स्नैपडील अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को अलग अलग भाषाओं में सर्च से लेकर के अन्य तमाम फीचर्स दे सकेगी। इसका मतलब हुआ कि छोटे छोटे गांवों में इन भाषाओं को बोलने वाले, लोकल भाषाओं को बोलने वाले लोग भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे। अब स्नैपडील का प्लान तो आपने जान लिया, लेकिन इसके पहले स्नैपडील के कई प्लान्स ने उसे तबाह भी किया है। कौन से थे वो प्लान्स, उसे समझने के लिए आपको स्नैपडील की पूरी कहानी समझनी होगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ने वाले कुणाल बहल और रोहित बंसल ने 2007 में एक कंपनी शुरू की जो जैस्पर्स इन्फोटेक लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड थी। ब्रांड का नाम था मनी सेवर, जो डिस्काउंट कूपन ऑफर करती थी। लेकिन यह कंपनी कुछ खास चली नहीं, उसे बंद करना पड़ा। कुणाल और रोहित ने हार नहीं मानी और 2010 में एक बार फिर से नए तरीके से कंपनी को शुरू किया। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस मॉडल ट्राई किए, जब तक कि एक सही रास्ता नहीं मिल गया। और आखिर में डिस्काउंट कूपन बेचने वाली कंपनी को ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की तरह शुरू किया गया। नाम रखा गया स्नैपडील। ई कॉमर्स कंपनी होते हुए स्नैपडील के पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि सिर्फ मार्केट प्लेस बन जाए, मतलब कि आप सामान बेचने वाले और खरीदने वालों के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म भर हैं, यानी ब्रिज भर हैं। जैसे कि स्विगी है। स्विगी खाना खाने वाले और खाना बेचने वालों को कनेक्ट करती है, एक ब्रिज का काम करती है। वो खुद कोई होटल नहीं चलाती है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन था कि स्नैपडील सेलर्स से, यानी सामान बेचने वालों से सामान खरीद करके एक जगह गोदाम में रखे और खरीदार से जब भी उसे ऑर्डर मिले उसे अपने गोदाम से सप्लाई करे। दूसरा ऑप्शन महंगा था, क्योंकि इसमें गोदाम बनाना पड़ता, उसके लिए पैसे लगते, उसे मैनेज करने में पैसे लगते। इसलिए स्नैपडील ने झटपट वाला पहला ऑप्शन चुना। देखते ही देखते 3 सालों के बाद कंपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। कंपनी नाम कर रही थी, काम कर रही थी, तो निवेशकों की भी नजर पड़ी। 2010 में शुरू हुई कंपनी 4 सालों में ही यूनिकॉर्न बन गई, मतलब उसका वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर गया। कंपनी को नेक्सस वेंचर्स पार्टनर्स से लेके सॉफ्टबैंक कैपिटल, ब्लैक रॉक, ईबे, अलीबाबा, रतन टाटा, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स से पैसे मिले। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, कंपनी की ग्रोथ भी हो रही थी। उपलब्धियों के बीच स्नैपडील के फाउंडर्स का कॉन्फिडेंस भी हाई स्पीड से भाग रहा था। दोनों ने जमकर दूसरी कंपनियों को खरीदना शुरू किया। ये इन्वेस्टमेंट का एक तरीका था। 6 सालों के अंदर ही कंपनी 12 कंपनियों को खरीद चुकी थी। इसमें गैब्रॉन स्पोर्ट्स ग्रुप, ई-टेलर, ई स्पोर्ट्स, डूस्टॉन, विशकीपर, एक्सक्लूसिव.com जैसी कंपनियां शामिल थीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक्विजिशन हुआ साल 2015 में। मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म फ्रीचार्ज को जब उसने खरीदा। 1 महीने बाद ही मॉर्ट मोबी को भी खरीद लिया। मॉर्ट मोबी ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए मोबाइल वेबसाइट और ऐप बनाती थी। लेकिन किसी भी एक्विजिशन से स्नैपडील को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फायदा तो छोड़िए, इन्हीं एक्विजिशन ने उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। खासकर फ्रीचार्ज के एक्विजिशन ने उसने उसकी हालत इतनी खराब कर दी कि समझिए लगभग बैंकरप्सी की स्थिति बन गई। कैसे, बताते हैं। स्नैपडील की वैल्यूएशन कभी एक समय $6.5 अरब को पार कर गई थी।
स्नैपडील इंडिया के टॉप 3 ई कॉमर्स रिटेलर्स में गिनी जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और एफएमसीजी सेगमेंट के सामान बेचने में वो लीडर बन गई थी, लेकिन लीडर बन जाने और उस उपलब्धि को बनाए रखने में बहुत फर्क है। कभी ऑनलाइन मार्केटिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स और एफएमसीजी सेगमेंट टॉप कैटेगरी हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ लोगों की ज़रूरतें बदलती गईं और दूसरी अन्य कैटेगरियां ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लीड करती गईं। चूँकि स्नैपडील की सेल्स का करीबन 40 से 60% इलेक्ट्रॉनिक्स और एफएमसीजी कैटेगरी से आता था, इसलिए जब लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग वाली प्रेफरेंस बदली, पसंद बदली, तो स्नैपडील की सेल्स गिर गई और कंपनी के रेवेन्यू को बड़ा झटका लगा। कंपनी के अंदर भी अंदरूनी कई तरीके के विवादों की खबरें सामने आने लगी। इतना जैसे कि काफ़ी नहीं था कि बची खुची कसर अमेज़ॉन ने पूरी कर दी। अमेज़ॉन ने क्या किया, इसे समझने के लिए पहले उस समय अमेज़ॉन को थोड़ा सा जानना होगा। अमेज़ॉन ने 2013 में इंडिया में एंट्री ली। भारतीय बाजार में कंपनी ने $3 अरब का निवेश किया, अपनी खुद की इन्वेंट्री शुरू की, जिसका एक्सपीरियंस स्नैपडील के पास तो नहीं था, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ एक्विजिशन करके अपनी कमाई बढ़ा रही थी, यानी कि दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को खरीद के। लेकिन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से कॉम्पिटिशन बढ़ा तो स्नैपडील ने भी खुद की इन्वेंट्री शुरू करने का फैसला किया। मतलब उसे पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही बदलना पड़ा, जिसका उसे नुकसान हुआ और स्नैपडील दूसरे नंबर से सीधे तीसरे नंबर पे आ गई। 2015 में कंपनी ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, मगर इसका भी उसे अनचाहा खामियाजा भुगतना पड़ा। दरअसल 2015 में आमिर खान ने देश में बढ़ती असहिष्णुता पर कुछ ऐसा कहा कि लोगों ने उनकी जम के आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी किरण राव ने यहाँ तक सुझाव दे दिया है कि उन्हें संभवतः देश छोड़ देना चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर आलोचना की। लोगों ने तो गुस्से में आकर स्नैपडील को ही अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया, क्योंकि आमिर खान स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर थे। स्नैपडील को आगे आकर सफाई देनी पड़ी, कहना पड़ा कि आमिर खान की ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, इसका स्नैपडील से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में एक लाइन चलती है कि डैमेज इज डन, यानी कि तब तक नुकसान हो चुका था। और अगले साल आमिर खान के साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया। 2016 के बाद स्नैपडील का मार्केट शेयर 25% से गिर के सीधे 4% पे आ गया। अब आखिर इस मार्केट शेयर में गिरावट के पीछे की वजहें क्या रहीं, उन्हें समझते हैं। स्नैपडील इन्वेंट्री सेगमेंट में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसके पास अनुभव नहीं था। कस्टमर्स तक कैसे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, स्नैपडील इसका कोई जायजा नहीं लेती थी, लिहाजा शिकायतें आनी शुरू हुई। इसके अलावा फेक प्रोडक्ट्स, इलीगल प्रोडक्ट्स की लिस्टें, खराब कस्टमर सर्विस, लेट डिलीवरी जैसी समस्याएं भी स्नैपडील के माथे पर चकर आ रही थी। इसके लिए कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म्स पर ना कोई एग्जीक्यूटिव लॉन्चिंग मिल रही थी, ना कोई बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट उसको प्लेटफॉर्म पर मिल रहे थे, और नतीजतन कंपनी को पूरी की पूरी एफएमसीजी कैटेगरी ही बंद करनी पड़ी। स्नैपडील पर लिस्टेड सेलर्स, यानी जो लोग सामान बेच रहे थे, वो भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। बड़े सेलर्स तो सीधे सीधे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ गए। कंपनी ने अक्टूबर 2016 तक 6000 लोगों को हायर कर लिया था। सभी की सैलरी के लिए पैसे चाहिए थे, जो उसके पास अब थे नहीं। अब बाकी सभी हालात को देखते हुए इन्वेस्टर्स भी उससे किनारा करने लगे। नए इन्वेस्टर्स पैसे लगाने से बच रहे थे, क्योंकि पैसे लगाने वाला आपसे एक आगे का सॉलिड प्लान चाहता है कि आप उसके पैसे को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसकी पूरी डिटेल जानकारी दीजिए, जो कि स्नैपडील के पास नहीं थी। स्नैपडील मुसीबतों की बहुत गहरी खाई में पहुंच चुकी थी, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में स्नैपडील ने अच्छी खासी रकम खर्च की थी। कस्टमर्स को भारी डिस्काउंट ऑफर्स दिए जा रहे थे, ऐसे में बहुत पैसा खर्चा हुआ। इसके अलावा कंपनी ने एडवर्टीजमेंट पर भी जम के पैसे खर्च किए। कंपनी जिस हिसाब से पैसे खर्च कर रही थी, उस हिसाब से उसकी कमाई नहीं बढ़ रही थी, और फिर वही हुआ जो होना था। हाथ में नकदी की तंगी हो गई। एक बिजनेस चलाने के लिए हाथ में नकदी होना बहुत बड़ी पावर होती है। कैश फ्लो जिसे कहा जाता है, तभी आप डे टू डे के रोजाना के बिजनेस ऑपरेशन कर पाते हैं। कंपनी के पास जब नकदी गायब हो गई, कम हो गई, तो मैनेजमेंट के यानी कंपनी के ऊपर के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के हाथ बंध गए। इसके अलावा कंपनी के अंदर करप्शन की खबरें भी काफ़ी चर्चा में रहीं। खबरें थी कि कोई भी सेलर यानी विक्रेता कमीशन देकर के अपने प्रोडक्ट्स की रीच बढ़वा सकता था। कोरा नाम की एक ऐप है, उस पर एक यूज़र ने लिखा, जो स्नैपडील में ही काम करते थे। उन्होंने लिखा कि एक मैनेजर को तो उसके घर पे 25 लाख रुपए पहुंचाए गए। उस यूज़र ने लिखा कि मैं तभी समझ गया कि स्नैपडील को मार्केट से गायब होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। सीनियर मैनेजमेंट ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, एक तरफ स्नैपडील को करोड़ों का घाटा हो रहा था, तो स्नैपडील के फाउंडर्स खुद अकेले 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सैलरी उठा रहे थे, जो उस समय स्टार्टअप्स के फाउंडर्स के बीच में बहुत बड़ी बात थी। 2017 में तो हालत इतनी बिगड़ गई कि फाउंडर्स के पास सिर्फ 1 महीने की कंपनी चलाने का पैसा बचा। मतलब कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पे आ गई। इसलिए बोर्ड मेंबर समेत फाउंडर एक नतीजे पर पहुंचे कि स्नैपडील को अब बेच देना चाहिए।
बातचीत शुरू हुई। जनवरी 2017 में स्नैपडील को फ्लिपकार्ट को बेचने की बात हुई। जांच परख के बाद फ्लिपकार्ट ने जुलाई में अपना ऑफर पेश किया। सबसे पहले जुलाई की शुरुआत में 80 से 85 करोड़ डॉलर की बोली लगाई, जिसे स्नैपडील के फाउंडर्स और बोर्ड मेंबर्स ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। फ्लिपकार्ट ने थोड़ा सा टाइम लिया, फिर 17 जुलाई को दोबारा बोली दी। उसमें थोड़ी सी वृद्धि की जो 95 करोड़ डॉलर की थी, लेकिन बोर्ड मेंबर्स को ये डील भी पसंद नहीं आई। आखिर में तय किया गया कि डील कैंसिल की जाए। कंपनी के फाउंडर कुणाल बहल ने खुद इसकी जानकारी दी और अगस्त 2017 में स्नैपडील में दोबारा जान भरने की कोशिश शुरू हुई। इसे नाम दिया गया स्नैपडील 2.0। कहा गया कि कंपनी अब सिर्फ और सिर्फ कोर बिजनेस पर फोकस करेगी, यानी पूरी तरह सिर्फ एक मार्केट प्लेस बन के काम करेगी। एक बार में सिर्फ एक चीज पर फोकस होगा, 10 चीजों पर नहीं। नॉन कोर बिजनेस के जो भी एसेट्स हैं उन्हें बेच दिया जाएगा। बिजनेस के फाइनेंशियल्स को दुरुस्त करेंगे। सेलर्स और बायर्स दोनों के लिए एक्सपीरियंस अच्छा हो, ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। कैश फ्लो को पॉजिटिव करेंगे और यही कंपनी का मकसद होगा। इसी क्रम में कंपनी ने सबसे पहले फ्रीचार्ज को बेचने का फैसला किया। जिस फ्रीचार्ज को उसने 40 करोड़ डॉलर में खरीदा था, उसे 6 लाख डॉलर में बेचना पड़ा। कुणाल बहल ने एक पोस्ट में लिखा कि कंपनी को चलाने के लिए कैश चाहिए था, इसलिए फ्रीचार्ज को बेचना मजबूरी थी। इन पैसों से कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने की कवायद शुरू हुई। 2017 के आखिरी 3 महीनों में कंपनी ने अपने टारगेट्स अचीव भी कर लिए। 2018 भी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स लेके आया। कंपनी ने अपना मोटो वैल्यू ई कॉमर्स पर शिफ्ट कर लिया, मतलब कि किफ़ायती ई कॉमर्स। स्नैपडील ने घाटे वाली कैटेगरी को पूरी तरीके से बंद कर दिया। होम, फैशन और जनरल मर्चेंडाइज कैटेगरी में अपना दांव बढ़ा दिया। आज की तारीख में ये कैटेगरी स्नैपडील के बिजनेस में 50% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। प्लेटफॉर्म पर 90% सामान 1000 रुपए से कम के बेच रहे थे। उसका 75% बिजनेस टियर 2 और उससे छोटे शहरों से आता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में कंपनी को बहुत पापड़ बेलने पड़े। वित्त वर्ष 2016 में कंपनी का रेवेन्यू 1158 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ज़्यादा था, जो FY 18 में घट करके 436 करोड़ रुपए पे आ गया। हालांकि कंपनी को उम्मीद बंध रही थी कि धीरे धीरे बिजनेस ट्रैक पर आ जाएगा, मगर फिर कोविड ने बची खुची उम्मीद को झटका दे दिया। जनवरी 2020 में इंडिया में कोविड ने दस्तक दी। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के पास तो इस स्थिति से निपटने के लिए अच्छे खासे पर्याप्त संसाधन थे, लेकिन स्नैपडील के पास नहीं थे। फिर भी को फाउंडर्स ने यानी कुणाल बहल और रोहित बंसल ने हार नहीं मानी। अपनी कोशिशों से स्नैपडील ने 2020 में 60 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स जोड़े, 20,000 से ज़्यादा नए सेलर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े। 2021 के आखिर में बहल और बंसल ने कंपनी के डेली ऑपरेशन से किनारा कर लिया। उन्हें लगा कि अब किसी अनुभवी को इस सीट पर बैठना चाहिए और इस तरह रिटेल इंडस्ट्री में जाने मानी हस्ती हिमांशु चक्रवर्ती को स्नैपडील मार्केट प्लेस का प्रेसिडेंट बनाकर लाया गया। हिमांशु इससे पहले अरविंद लाइफस्टाइल ब्रांड्स में वैल्यू फैशन रिटेल चेन का कारोबार देख रहे थे। इसका एक्सपीरियंस उनके पास था। कंपनी के फाउंडर्स ने दशा दिशा बदलने के लिए जो कोशिशें की वो धीरे धीरे रंग लाती दिख रही हैं। FY 22 में कंपनी का मंथली कैश बर्न 1 करोड़ रुपए पे आ गया, जो 2021 में 40 से 45 करोड़ रुपए पर था। सितंबर 2023 तक कंपनी के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 2.5 करोड़ पर आ गई। ऐप इंस्टॉलेशन के मामले में कंपनी पर मंथ 25 करोड़ यूजर्स के आंकड़े को छूने लगी। स्नैपडील देश भर में 96% पिन कोड्स पर सर्विस देने लगी। FY 23 में कंपनी का रेवेन्यू 388 करोड़ रुपए पर आ गया। हालांकि ये पिछले साल के 563 करोड़ रुपए के रेवेन्यू से काफ़ी कम है, लेकिन कंपनी ने अपने घाटे में बहुत अच्छी खासी कमी लाई है। FY 22 में कंपनी को 510 करोड़ का घाटा हुआ था, जो FY 23 में 45% घट के 282 करोड़ रुपए पे आ गया। कंपनी ने ग्रॉस मार्जिन के लेवल पर भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हासिल किया है। अभी FY 23 में कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 35.5% था, जो FY 22 में 31.8% रहा था। मार्च 2022 में कंपनी ने IPO लाने की बात कही, मगर मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट देख के फिलहाल IPO को टाल दिया गया। इसके अलावा स्नैपडील ने मार्च 2023 में ONDC के साथ समझौता किया और उसके प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो गई। ऐसा करने वाली स्नैपडील इकलौती ई कॉमर्स कंपनी भी बन गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि स्नैपडील ने नॉन ब्रांडेड रिटेल स्पेस पर अच्छा दांव लगाया है और इस बिजनेस में बहुत स्कोप भी है। लॉकडाउन के बाद से ज़्यादा लोग ऑनलाइन बिजनेस को पसंद कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा स्नैपडील को मिलता दिख भी रहा है। मगर कुल मिलाकर अभी भी और दुरुस्ती दिखाने की ज़रूरत है। आज के बुलेटिन में आपके लिए इतना ही। कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।